नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करने वाले हैं बिहार में जिस तरह से बाढ़ से इलाका पूरी तरह प्रभावित है। अलग अलग जिलों के अलग अलग गांव प्रमंडल हर जगह बाढ़ का जो प्रभाव दिख रहा है, वो चाहे उसके स्कूल हो, चाहे उसके खेत हो, चाहे किसानों की जिंदगी हो, चाहे आम लोगों की योजनाएं हो, हर जगह किसान जो है वो प्रभावित दिख रहा है। हम आपको बताएं अगर कि जिस तरह से खगड़िया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जिले के 4 प्रखंड के 25 पंचायत और 3 नगर पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। सबसे बुरा हाल सदर प्रखंड के रहीम और रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के वार्डों में है। पूरा इलाका जलमग्न है। इन इलाकों के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे प्रभावित परिवार या तो अपने घरों को छोड़ ऊंची जगहों पर शरण ले चुके हैं या किसी तरह घर में गुजारा कर रहे हैं। पेयजल से लेकर 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा है। पीड़ितों की माने तो इन 3 पंचायतों में अब तक जिला प्रशासन की ओर सूखा भोजन तो दूर, नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में भी बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और कोसी में उफान से सैकड़ों घरों में पानी घुसाया है। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार कोई मचान पर तो कोई चौकी पर खाना बनाकर गुजारा कर रहे हैं। गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। आने जाने के लिए बस नाव ही सहारा है। उसी तरह पटना में भी स्थिति बहुत गंभीर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से स्कूलों को बंद करने का डीएम चंद्रशेखर ने फैसला ले लिया है। पटना जिले के 76 स्कूल 26 तक बंद रहेंगे। वहीं अगर पटना में गंगा नदी उफान पर बताई जा रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोग अपने घरों से पलायन कर गए हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। गंगा में पानी का स्तर बढ़ जाने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। खासकर जो नक्टा दियरा के लोग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत शिविर चलाने का ऐलान किया है और राहत शिविर चलाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए एक टेंट का इंतजाम किया गया है और इसी टेंट के नीचे ये नक्टा दियरा के लोग खाना खा रहे हैं। वृद्ध हैं, बाल बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबके लिए चावल दाल सब्जी परोसी जा रही है और लोग खा रहे हैं। ये लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, चूँकि इनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, लिहाजा इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और इस बाढ़ से न केवल व्यक्ति, न केवल इंसान, बल्कि जानवर भी हलाकान हैं। और एक तरफ जहाँ इंसानों के लिए शिविर का इंतजाम किया गया है, वहीं दूसरी ओर जो पशु जो बाढ़ से पीड़ित है, उसके लिए भी शेड लगा दिया गया है और इसी शेड के नीचे चारे के साथ पशुओं को रखा गया है। गाय भैंस रखी गई है और उनके खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। साफ तौर से पटना जिला प्रशासन और बिहार सरकार ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। ये कहाँ के लोग हैं? नक्टा दियारा ग्राम पंचायत का है। नक्टा दियरा ग्राम पंचायत के। ये कब से? सदर पटना सदर में। ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये हो गया 4-5 दिन से यहाँ लोग हैं, जिस दिन से पानी आया है। साफ तौर से ये बाढ़ आप जिस तरीके से गांव में दस्तक दी है, उसके बाद पटना जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से राहत शिविर का इंतजाम किया गया है और पशुओं के साथ साथ, इंसान के साथ साथ पशुओं के लिए व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी ऊपर हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दीघा घाट पर, जहां हमारे पीछे की तस्वीरें आपको इस कहानी को बयां कर रही हैं। तकरीबन गंगा जो है दीघा घाट में जो है 100 मीटर अंदर आ चुकी है और जहां पे आम दिनों में लोग अंदर जाते थे, वहां पे अब पानी भर चुका है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है गंगा के किनारे आके रुके हुए हैं और जो नाव है उसे गंगा के किनारे लगा दिया गया है। साफ तौर से जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है, उस बारिश का असर है कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और न केवल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, बल्कि जो रफ्तार है, उस रफ्तार में भी काफ़ी तेज़ी है, लहरों में काफ़ी तेज़ी है। और आप देखिए कि जो खेत है और खेत के आसपास जो मकान है, वो मकान में भी पानी प्रवेश कर चुका है, पानी दाखिल हो चुका है। और जो आशंका जताई जा रही है कि अगले 4-5 दिन भी गंगा नदी का जलस्तर कम नहीं होने वाला है। तो साफ तौर से जिस तरह से बारिश हुई है, उस बारिश के बाद पहली बार बरसात के दिनों में अभी भादों का महीना चल रहा है और पहली बार बरसात के दिन में पानी जो है, गंगा का पानी जो है, अपने दायरे को छोड़कर 100 मीटर अंदर आ चुकी है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।
जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, बिहार बिल्कुल बाढ़ प्रभावित हो गया। हमने आपको अभी तस्वीरें दिखाई किस तरह से अलग अलग जिलों के अलग अलग बिल्कुल बाढ़ की वजह से बिल्कुल तबाही मच गई है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम जी, जिस तरह की स्थिति उभर कर सामने आ रही है, स्कूलों का बंद हो जाना, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, यातायात बुरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह गया है, क्या बताएंगे बिहार अभी किस तरह के बाढ़ के हालात से गुजर रहा है? देखिए, एक चीज़ माननी पड़ेगी काशिफ, ये जो हम लोग बारिश देख रहे हैं या बिहार की अलग अलग नदियों में जो जल स्तर बढ़ा है, उसमें पीछे बिहार की बारिश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस तरह से बारिश हो रही है नेपाल में, तो नेपाल में बारिश होने बाद चूंकि नेपाल ऊंचे में बसा हुआ है, तो बारिश का पानी वो धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ता है और इस वजह से जो सीमांचल के इलाके हैं और खगड़िया में जो बाढ़ के हालात आप देख रहे हैं, ये हालात उसी वजह से उत्पन्न हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की है या फिर राज्य सरकार ने या जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्या की है। पटना में जो गंगा का जो इलाका है, जो दियारा के नाम से जाना जाता है, जो नक्टा दियारा है, वहाँ चूंकि वो खुद डूब वाले इलाके में है, हल्की सी भी बारिश होती है, पानी बढ़ता है, तो वो इलाका डूब वाले इलाके में आप या टापू के रूप में तब्दील हो जाता है। पिछले 5-6 दिनों से उनको जो है वहाँ से निकाला गया है और जो मरीन ड्राइव है उसके किनारे अलग अलग 4-5 कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पे उन्हें उनके खान पान के इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने खुद देखा कि जो खान पान के इंतजाम है वो काफ़ी ठीक ठाक है। चावल भी अच्छी क्वालिटी का था, चावल दाल सब्जी के इंतजाम किए गए हैं और दवाइयों के भी इंतजाम किए गए। हालांकि दवाई थोड़ी नाकाफ़ी है जिस लिहाज से न केवल इंसान के लिए व्यवस्था की गई, बल्कि जो पशु हैं, जो पशुधन को लाया गया है, जो बैल है, गाय है, भैंस है, उनके लिए भी चारे का इंतजाम किया गया है। लेकिन ये इंतजाम नाकाफ़ी है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेन आ रही है, जो भागलपुर से ट्रेन पटना आ रही है, रास्ते में जो बारिश हो रही है उस वजह से कई ट्रेनों को, लगभग 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और कुछ और इसके साथ जो पटना जिला प्रशासन है और जो डूब वाले इलाके हैं जहाँ बारिश का पानी दाखिल हुआ है, वहाँ पे 26 तारीख तक जो है स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं दोनों बचे रहें और दोनों की पढ़ाई भी सुरक्षित हो सके। हर साल हर वर्ष बाढ़ की यही स्थिति होती है, हम सबको पता होता है, बिहार इसी तरह झेलने वाला है। सरकार क्या करती है? क्या सिर्फ इसी तरह की जो शॉर्ट टर्म जो इलाज हैं वो काफी है या कोई लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ पॉलिसी करनी पड़ेगी? देखिए काशिफ, बिहार का जो भूगोल है उसके डिटेल में आप जाइएगा। एक तरफ दक्षिण बिहार है, आरा, बक्सर, गया, नवादा, सासाराम, भागलपुर, बांका, जमुई। भागलपुर बांका को छोड़ देते इन सभी इलाकों में पानी की बड़ी कमी है। गया शहर में तो पानी पहुंचाया गया है, ठीक है। अब आइए अब उत्तर बिहार की तरफ, तो अब जो गंडक नदी है, घाघरा है, कमलावती है, कमला बलान है, इसमें जरा से ही बारिश होती है, नेपाल में बारिश होती है तो पानी इन नदियों में आता है। फिर पानी अपने बांध को तोड़कर जो है शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में दाखिल होती है। इसमें जो लापरवाही है कहिए या फिर सरकार की गैर जिम्मेदारी कहिए कि वो पानी का यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं कर सकती है। और इस वजह से हम लोगों ने जब से होश संभाला है तब से हम लोग सुनते आए हैं कि असम में बारिश हो रही है, असम के इलाके में बाढ़ आ गई है, बिहार में, नेपाल में बारिश हो रही है, तो बिहार के कई हिस्सों में पानी है। सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी ताकि जो नदियां हैं, यहाँ की नदियां जो, मैं एक दिन जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था, तो विभाग के जो मंत्री हैं विजय चौधरी, वो बता रहे थे कि बिहार की लगभग 90% जो नदियां हैं वो मृत हो चुकी है। मृत होने का तात्पर्य ये है कि उसमें जो है पानी, आप कल्पना कीजिए कि अगर बक्सर में बारिश होती है, बक्सर में पानी आता है, तो इसको आप इस बात से समझिए कि यहाँ की नदियाँ क्यों मृत हो गई हैं। इसे एक मिसाल से समझिए कि बक्सर में जब पानी दाखिल होता है तो बक्सर से पटना पहुँचने में 3 दिन का समय लगता है। मात्र 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में गंगा का पानी को पटना पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। आप समझते हैं जो नीचे का जो निचला स्तर है वो पूरी तरीके से गाद से भर चुका है, पूरा सिल्ट हो चुका है। जब तक उसकी सफाई नहीं होती है तो हमें हर साल इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। और उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की जो इलाके हैं, जो सीमांचल के इलाके हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर का जो कोसी से जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ जो नदियों में जो जल आता है, जो जरा सा बारिश होती है तो जल स्तर बढ़ जाता है, उसके लिए सरकार को एक ठोस इंतजाम करना पड़ेगा। वरना आप
वरना 2 किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़, माचिस इसके बंटवाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। हमें दीर्घकालिक इलाज करना पड़ेगा ताकि हम पानी का यूटिलाइजेशन कर सकें। जी जिस तरह से पटना के डीएम ने स्कूलों को बंद किया है, क्या दूसरे जिलों में भी बिहार में ये मामला है? अभी उसकी समीक्षा की जा रही है कि क्या दूसरे जिलों में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार की। यहाँ पे सरकार, शासन, प्रशासन सभी लोग बैठते ही, लिहाजा यहाँ के जिला प्रशासन ने अपने स्तर से कार्रवाई की है। अब जो दूसरी जिलों की खबर आ रही है उसकी समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उसे भी बंद किया जाएगा और बंद कर भी देना चाहिए। कि वैसे भी देखिए क्या है कि प्राइवेट स्कूल में साधन संपन्न बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल बंद किए गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, बेचारे के पास खाने की दिक्कत है, वो स्कूल कहाँ से जाएगा। तो मानवीय दृष्टिकोण से भी सरकार को तार्किक रूप से इस पर फैसला लेने की जरूरत है। एक बात और बताएं कि जिस तरह से केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है? देखिए केंद्र की सरकार अपने स्तर से काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं, कई बार सार्वजनिक मंच पे कर चुके हैं। जो यहाँ से जो आती है, जो गंगा जब बक्सर दाखिल होती है अब, और बक्सर से जो फरक्का तक जाती है, यानी हम पश्चिम बंगाल तक की बात करते हैं, तो फरक्का बैराज जहाँ पे बांध बना हुआ है, वहाँ पे सारा गाद जाके इकट्ठा होता है। नदियों का जो निचले स्तर को जो धूल होती है, धूल का जो मोटा हिस्सा वो गाद कहलाता है, वो गाद जाके वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। तो कई बार मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि उस गाद को हटाने की फौरन कार्रवाई की जाए, वरना बहुत बड़ी स्थिति पर, बहुत विकराल स्थिति पैदा होगी। कई बार मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन चूंकि वो काम भी आसान नहीं है, गाद को हटाना बहुत लाखों लाख टन गाद है जिसको हटाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सरकार को उस स्तर पे जरूरत है। और ये लोग कहते भी हम बिहार के दीर्घकालिक हित में आए हैं, और फिर दीर्घकालिक हित में आए तो उनका देखना पड़ेगा कि वो दीर्घकालिक हित से बिहार का कितना हित सत्ता है और इन दोनों दलों का कितना हित आपस में। क्या सरकार ने कुछ गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस दिए हैं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए? नहीं, वो तो हर साल जो आपदा प्रबंधन विभाग, जो आपदा प्रबंधन विभाग ने कंट्रोल रूम बना रखा है और वो रिपोर्ट भी आती रहती है कि अमुक नदी है उसका जलस्तर कितना बड़ा है, अमुक फला नदी है उसका जलस्तर कितना बड़ा है। सरकार अपने ढंग से उसकी समीक्षा करती है और उसके आलोक में निर्देश जारी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपके पास एक हिस्से में पानी नहीं है, एक हिस्से में गंगा का पानी पहुंचाने में आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और दूसरे हिस्से में पानी है, तो अब कैसे उस पानी का इस्तेमाल कर पाए जायज ढंग से। सरकार को ये सोचना होगा, केवल अगर 2-4 बांध बना देने से कोई एहसान नहीं होता है। एक ऐसी नीति बनाई जाए जहाँ पे कि हम उस पानी का इस्तेमाल कर सके। जैसे अब आप गया में चले जाइए, अप्रैल होते होते फल्गु नदी सूख जाती है, पानी बिल्कुल नदी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है, नवादा, नालंदा सब में ही, बिहार शरीफ में यही स्थिति है। तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि पानी का हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके। और जो वाटर लेवल, यहाँ तक कि पटना का भी वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, खुद विजय चौधरी कह रहे थे कि पहले जो बिहार में जो जलस्तर था नदी का, या बिहार में जितना आदमी के हिसाब से, हर एक व्यक्ति के हिसाब से पानी बहुत प्रचुर मात्रा में था। अब जो केंद्रीय जल आयोग है, जो उसकी रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि अब आप एवरेज रूप से खर्च करना शुरू कर दीजिए, वरना आपकी भी स्थिति बेंगलुरु और तमिलनाडु जैसी होगी। तो अगर इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो बिल्कुल संक्षेप में बताएं प्रीतम जी कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और खासकर किसानों के नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो उनको किस तरह की मार झेलनी पड़ रही है? आप यहाँ से निकल जाइए, भागलपुर से आप यहाँ से ट्रेन पकड़िए, ठीक है, एक तरफ सासाराम चले जाइए, तो सासाराम के इलाके में कहीं कहीं जो है धान की खेती हो रही है। भागलपुर की तरफ बढ़ेंगे आप, मतलब कि जैसे ही आप ट्रेन पटना से चलती है, बाका बाढ़ मुकामा होते हुए आपको एक बड़ा हिस्सा खाली दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है, धान की खेती नहीं हो रही है। तो बताइए, एक तरफ आप बाढ़ में डूब जाते हैं क्यों पानी नहीं है, और पता चलता है फिर पानी आता है तो पूरी फसल को लेकर निकल जाता है। तो वही है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा पानी है, एक तरफ पानी नहीं है। तो सरकार को ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि जो किसान, जिसकी गाढ़ी पूंजी से फसल तैयार होती है, वो फसल खेत में लगे, उसका पूरा उसको मुआवजा मिले, पूरा मुआवजा नहीं, माफ़ कीजिए मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, पूरा उसका लाभ मिले उसको। और जो धान की खेती है, धान ही तो हम लोग की जान है, तो वैसे भी कहा जाए कि धान और पान नित स्नान, तो धान को पानी की जरूरत होती है। तो आप खेतों में पानी किस तरीके से पहुँचे, जैसे राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, उसके जरिए रेगिस्तान में पानी पहुँचाया गया। आप रेगिस्तान वाली, आपके पास गंगा जैसी नदी है, तो आप इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे कर सकें, वो देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाफी है। सरकार की कोशिश से देखिए, एक है हम लोग बड़े इस चीज़ को लाइटली लेते हैं। सरकार ने रिलीफ की घोषणा कर दी, सरकार ने नाव चलवा दी, सरकार ने एनडीआरएफ को तैनात कर दिया, सरकार ने एसडीआरएफ को सरकार ये देखिए, ये रूटीन काम है।
जो बहुत दिवसीय परियोजना होती है, जैसे नदी जोड़ परियोजना है, जो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया, इससे कितना भला हुआ है। जैसे उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, महानदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब हरियाणा में बनाया गया है, उसका कितना लाभ हुआ है। बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए, क्यों क्या हम वैसे बांध नहीं बना सकते क्या, जिससे बिजली भी मिले, पानी भी मिले और खेतों की सिंचाई भी हो। ये सोचने की जरूरत है। तो ये सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बिहार जो है वो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित हो गया है, और कहीं ना कहीं कुछ दिन तक बिहार वासियों को ये मानकर चलना चाहिए कि उनकी किस्मत में लिखा है। जब तक सरकार लाइटली काम करेगी, सरकार इसे रूटीन का काम समझेगी कि हम कोसी में बाढ़ आ गए तो विजेंद्र यादव एक्टिव हो गए, ठीक है, गोपालगंज में बाढ़ आ गई तो सुनील कुमार एक्टिव हो गए, सासाराम में बाढ़ आ गई तो कोई और एक्टिव हो गए। ऐसा नहीं है, मतलब राज्य के स्तर पर नहीं हो कि जिला स्तर पर काम हो रहा है। गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आपके पास पानी का स्रोत है, हालांकि सरकार ने 3 से 4 नए बांध बनाने की योजना बनाई है, उस पर काम शुरू होगा अलग अलग नदियों पे। जैसे कटिहार में महानंदा पे बांध बनना है, तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हम पानी का इस्तेमाल कैसे करें। ये पानी जीवनदायिनी है, आप इसको जीवन के रूप में लें, आप इसे बोझ के रूप में नहीं लें। कैसे नहीं कि पानी आ गया फिर हैवॉक की स्थिति पैदा होगी, नहीं, आप उसको बेहतर इस्तेमाल कीजिए। तो वो बिहार, आप उससे बिजली बना सकते हैं, आप उससे सिंचाई कर सकते हैं, आप उससे अपने बिहार को खुशहाल बना सकते हैं। तो जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बिहार में हो रही है, पूरी तरह से क्षेत्र प्रभावित है, पूरा राज्य, लगभग बहुत सारे जिले प्रभावित हैं, चाहे बात गंगा की जाए, चाहे कोसी के उफान की जाए, और दूसरे नदियों से भी हालात बिल्कुल खराब हैं।